एवरीवन, आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम का 4th लेक्चर करेंगे। पिछले लेक्चर तक हम लोग पीसीटी, डीसीटी, हेनल्स लूप कलेक्टिंग कंप्लीट कर लिए थे, मतलब एनाटॉमी हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि यूरिन फिल्टर होने के बाद कॉन्सेंट्रेट कैसे होता है, फिल्टर कैसे होता है। वो तो पिछले क्लास तक हम लोग देख लिए थे। उसका हम फिल्टर कितना होता है 180 लीटर, यूरिन पास आउट कितना होता है 1.5 लीटर। तो बाकी कॉन्सेंट्रेशन से वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है और फिर कुछ चीज का सिग्रेशन भी होता है। तो वो हम लोग आज अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, जो फिल्टर होके आया उसको कंसंट्रेट करने का मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो ये मैमल्स के पास एबिलिटी होता है कंसंट्रेट करने का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी किसके पास होता है? मैमल का। एबिलिटी या कैपेसिटी बोल सकते हैं, मैमल्स ऑफ द एबिलिटी। ठीक है, किसके पास होता है? मैमल्स के पास। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि किसके पास एबिलिटी होता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने का। तो ऑप्शन में आपको मैमल्स दिया रहेगा, उसमें टिक करना है। ठीक है, चलिए। हेनल्स लूप एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। ये जो मैकेनिज्म होता है इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किस किस के हेल्प से होता है? हेनल्स लूप और वासा रेक्टा के हेल्प से। ठीक है, किसके हेल्प से होता है? हेनल्स लूप और वासा रेक्टा के हेल्प से। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार फिगर से। ठीक है, चलिए फिगर देखिए। तो देखिए ये वाला फिगर लेफ्ट वाला है वासा रेक्टा का और राइट वाला नेफ्रॉन का फिगर है। ठीक है, नेफ्रॉन में कौन कौन सा पार्ट हो गया? ये हो गया आपका किडनी का कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये आउटर मेडुला, ये इनर मेडुला। ठीक है, इनर मेडुला तक हेनल्स लूप गया होता है। ठीक है, ये आपका पीसीटी पार्ट हो गया, इधर डीसीटी का पार्ट हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये हेनल्स लूप हो गया। ठीक है, एक चीज देखिए आप, कॉर्टेक्स में उसका लेवल जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है करीब 300 है। कितना है? 300। और इनर मेडुला में जाते जाते 1200 तक पहुंच गया। ठीक है, कितना गुना हो गया? 4 गुना, 4 टाइम। 3 इंटू 4 इजकल टू 12। ठीक है, 3 चौके 12। बात समझ में आया? तो चलिए आप पहले एक चीज देखिए कि इसका हेनल्स लूप का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट है वासा रेक्टा का डायरेक्शन। देखिए ये यहां से नीचे आता है तो ये यहां से ऊपर जा रहा है, ये यहां से नीचे आ रहा है तो यहां से ये ऊपर जा रहा है। एक चीज आपको दिख गया पहले, अपोजिट होता है। और ये हेनल्स लूप में देखिए कि 2 लिम्ब है, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग। ये वाला हो गया डिसेंडिंग लिम्ब, ये हो गया असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, इस दोनों के जो डायरेक्शन है अपोजिट है, इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म सिर्फ नेफ्रॉन में ही नहीं होता है, वासा रेक्टा में भी होता है। आपको देखिए यहां से ऊपर जा रहा है, ये यहां से नीचे आ रहा है और ऐसे करके ऊपर जा रहा है। बात समझ में आया? काउंटर करंट मैकेनिज्म कहां कहां होता है? दोनों में होता है, हेनल्स लूप में भी होता है और वासा रेक्टा में भी होता है। बात समझ में आ गया? अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि कैसे कैसे कहां एब्जॉर्ब वो सिक्रेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसको देखते हैं। ठीक है, द फ्लो ऑफ फिल्टर्ड इन 2 लिम्ब हेनल्स लूप अपोजिट डायरेक्शन दस फॉर्म्ड काउंटर करंट, इसी को बोलते हैं काउंटर करंट। बताए ना भाई, जो हेनल्स लूप का 2 लिम्ब है डिसेंडिंग और असेंडिंग, उसी को बोलते हैं काउंटर करंट। ठीक है, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू 2 लिम्ब वासा रेक्टा इज आल्सो काउंटर करंट पैटर्न। बोले ना, उसको भी काउंटर करंट ही बोलते हैं। किसको? वासा रेक्टा के पैटर्न, उसका भी पैटर्न सेम है ना, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग, बस उसके अपोजिट होता है। किसके अपोजिट? नेफ्रॉन के अपोजिट, मतलब उसमें जो हेनल्स लूप होता है उसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। किसका? वासा रेक्टा। ठीक है, proximity between Henel's loop and vasa recta as well as counter current help maintaining increased osmolarity toward inner medullary interstitium, that is from 300 to cortex। cortex में कितना होता है? 300 to 1200 in the inner medulla। अभी जस्ट फिगर में आप लोग को हम दिखा के आए हैं कि कॉर्टेक्स में का कितना होता है? 300 और इनर मेडुला जाते 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 कितना हो जाता है? 1200। ठीक है, द ग्रेडियंट मेनली काउज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। सोडियम क्लोराइड और यूरिया के वजह से ये ग्रेडियंट होता है। 300 1200 जो आता है किसकी वजह से होता है? ओनली NaCl एंड यूरिया। ये भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आ सकता है कि ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में जो ऑस्मोलैरिटी होता है कितना होता है? 300 1200। किसके कारण होता है? कौन काउज कराता है? तो आपको वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा NaCl एंड यूरिया। ठीक है, और भी रहेगा कुछ, तो उसको टिक नहीं करना है, सोडियम पोटेशियम कुछ भी दे देगा, आपको वहां पे NaCl और यूरिया को पिक करना है। बात समझ में आ गया? चलिए, NaCl is transported by ascending limb of Henel's loop। एंड सोडियम क्लोराइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है कहां से? किसके द्वारा किया जाता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल्स लूप।
और वहां से फिर निकल के वो चला जाता है भासा रेक्टा में, ठीक है, लिखा हुआ है विद एक्सटेंस विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ भासा रेक्टा, अपोजिट डायरेक्शन होता है ना, तो जब किसका ये हेनल्स लूप का असेंडिंग होगा तो भासा रेक्टा का डिसेंडिंग होगा, वही बात लिखा हुआ है। NaCl जो है गया कहाँ गया, देखिए फिगर में एक बार देख लीजिए, देखिए यहां से NaCl आया, कहाँ आया आपका, आया इसमें असेंडिंग में, ठीक है, और यहां से देखिए फिर बाहर निकल रहा है, यहां से फिर बाहर निकल रहा है और फिर ये डिसेंडिंग वाला में एंटर कर गया, यहां पे दिख रहा है ना, एंटर कर गया, बात समझ में आया, यहां से एंटर कर गया, ठीक है। तो ये क्या किया, कौन लाया, असेंडिंग लिम्ब से आया और भासा रेक्टा में चला गया, बात समझ में आया। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ये जो हेनल्स लूप का थीन पार्ट है इसमें थोड़ा सा यूरिया एंटर करता है, आगे लिखा हुआ है यूरिया एंटर करता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट से निकल जाता है, बात यहां पे देख लीजिए, यहां पे लिखा नहीं हुआ है एंटर किया है, लेकिन यहां पे निकलते हुए देखा गया है। तो ये जो थीन मेम्ब्रेन है इससे एंटर करता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट से बाहर चला जाता है, जो कि आप लोग यहां पे लिखा हुआ है। NaCl returned interstitium by ascending portion of vasa recta, फिर वो वहां पे चला गया, ठीक है। Similarly, a small amount of urea entered the thin segment of ascending limb Henel's loop, which transported back interstitium by collecting tubule, बात समझ में आया। पतला सेगमेंट जो होता है किसका, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल्स लूप का, वहां से क्या एंटर किया, यूरिया, स्मॉल अमाउंट में, मतलब हल्का अमाउंट में, ठीक है, थोड़ा सा गया और फिर वो ट्रांसपोर्ट बैक हो जाता है, कहां से, कलेक्टिंग टिब्यूल से, फिगर में दिखा दिए। इसी जो यही जो प्रोसेस चलता है इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। द above described transport substance facilitated by a special arrangement of Henel's loop vasa recta called counter current mechanism। ये जो अरेंजमेंट है किसका, भासा रेक्टा का और हेनल्स लूप का, अपोजिट है, इसमें से एक्सचेंज उसमें जो जाता है, इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म हेल्प मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यही इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है, मेडुला में जो होता है ये इसको हेल्प करता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन इजी पैसेज वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाय कंसंट्रेशन ऑफ फिल्टर्ड यूरिन। इससे होता है क्या कि नीचे जो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है तो इससे वाटर निकल के इजीली आ जाता है, ठीक है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैकेनिज्म काफी अच्छा है, ठीक है, इससे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, नहीं तो ज्यादा यूरिन पास होगा ना, तो इससे होता है क्या, कॉन्सेंट्रेशन यूरिन पास होता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कॉन्सेंट्रेशन देन इनिशियल फिल्टरेट फॉर्म, ठीक है। इनिशियल जो फिल्टर हुआ यहाँ पे 300 था और आते आते हो जाता है 1200, 4 गुना, 3 into 4 = 12, ठीक है, 1200 होता है ना भाई, तो 4 गुना कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए फिगर में तो पता ही होगा, ये एफरेंट है, एफरेंट है, ये बोवेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, बात समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी। किडनी जो फंक्शन जितना भी काम करता है तो उसको कोई ना कोई रेगुलेट करने वाला होगा, बॉडी में जितना भी काम होता है उसको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, या तो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी या तो हार्मोनल एक्टिविटी। किडनी को भी उसी तरह कंट्रोल किया जाता है, जैसे हमारा हार्ट पंप कर रहा है तो वहां से ब्रेन से आता है टोनिक डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है, तो वो हार्ट को कंट्रोल करता है। ऐसे ही लिवर को कंट्रोल किया जाता है, ऐसे ही वो इंटेस्टाइन को कंट्रोल किया जाता है, किडनी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, तो पैंक्रियाज को कंट्रोल किया जाता है। तो किडनी को कंट्रोल कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए, द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इफिशिएंटली monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving hypothalamus, JGA and certain extent the heart। किडनी के जो फंक्शन है उसको मॉनिटर या रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, हार्मोनल फीडबैक जो कि हाइपोथैलेमस जिसमें इन्वॉल्व होता है, जेजीए जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है, और कुछ हर्ट भी करते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मो रिसेप्टर किसको बोलते हैं, देखिए ऑस्मो रिसेप्टर, रिसेप्टर पहले समझ लेते हैं रिसेप्टर क्या होता है। तो रिसेप्टर का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बॉडी का सीसीटीवी कैमरा है अंदर का, ठीक है, वो हर चीज को चेक करते रहता है, चेक पॉइंट भी बोल सकते हैं, जो कि हर चीज का अपना रिसेप्टर होता है जो कि रिसीव करता है, ठीक है। तो ऐसे ही ऑस्मो रिसेप्टर मतलब वॉल्यूम फ्लूइड को चेक करता है या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को चेक करता है, ऑस्मो रिसेप्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लड का वॉल्यूम घट गया 5.5 लीटर से, तो वो क्या करेगा, ऑस्मो रिसेप्टर उसको देख लेगा कि नहीं कम है तो वो इंफॉर्मेशन भेज देगा।
बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी में और भी फ्लूइड होते हैं, उसको देख लेगा, कम करेगा। आयनिक कॉन्सेंट्रेशन देख लेगा, सोडियम पोटेशियम कम हो गया तो उसको देख लेगा। तो फ्लूइड नॉर्मली किडनी के द्वारा रेगुलेट होता है, क्योंकि यूरिन पास आउट करते हैं। अगर ज्यादा यूरिन पास आउट हो गया तो बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम घट जाएगा, अगर कम हुआ तो बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? यूरिन पास अगर कोई कम किया तो इसका मतलब है कि जरूरी है, हाँ, पानी कम पिया तो कम यूरिन होगा, चलिए। लेकिन अगर पानी पी रहा है नॉर्मल, उसके बाद भी यूरिन पास आउट कम कर रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। अगर पानी नॉर्मल पी रहा है और यूरिन पास आउट बहुत ज्यादा कर रहा है तो उसके बॉडी में फ्लूइड घट जाएगा, ठीक है, फ्लूइड का वॉल्यूम घट जाएगा। और फ्लूइड वॉल्यूम घटने से उसका आयनिक कॉन्सेंट्रेशन भी घटेगा, क्योंकि उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट भी निकलेंगे। बात समझ में आया? तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई तो चाहिए, तो ऑस्मो रिसेप्टर बोलते हैं, जो कि उसको चेक करते रहता है और रेगुलेट होता है हार्मोनल फीडबैक, जो कि हाइपोथैलेमस से, जेजीए और हार्ट के द्वारा, ठीक है। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर। जब हम हमारे बॉडी से एक्सेस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में बॉडी फ्लूइड जो है बॉडी से रिलीज हो जाता है, तो ये रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं कि आप जो है एडीएच रिलीज कीजिए, ठीक है। एंटी डायबिटिक हार्मोन बोलते हैं एडीएच, जिसको वासोप्रेसिन भी बोलते हैं हार्मोन का नाम। तो आपसे पूछ देगा कि एंटी डायबिटिक हार्मोन कौन सा है, तो आपको पिक करना है वहां पे वासोप्रेसिन, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहां होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, ठीक है, ग्लैंड पढ़ाएंगे तो बता देंगे आप। तो वहां पे वो हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है किसको? न्यूरोहाइपोफाइसिस को, आप वासोप्रेसिन रिलीज कीजिए। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल। लेटर पार्ट कौन सा पार्ट हो गया? कलेक्टिंग डक्ट, सबसे लास्ट वाला पार्ट हो गया ना। तो एडीएच क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट टिब्यूल से वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है कि नहीं, कम यूरिन पास आउट करो, ज्यादा एब्जॉर्ब करो। देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, जिससे हो जाता है कि डायूरेसिस रुक जाता है, ठीक है, यानी डायूरेसिस होता है इसमें यूरिन ज्यादा पास आउट होता है, ठीक है। एंड इंक्रीज द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर। और फिर जब वॉल्यूम अपने लेवल पे आ जाता है तो ये रिसेप्टर स्विच ऑफ भी हो जाते हैं, ठीक है। जब तक बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है अपने लेवल पे नहीं आएगा तब तक ये सिग्नल भेजते रहते हैं, और जब अपने लेवल पे आता है तो ये बंद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए, उसमें से वाटर ज्यादा लॉस हो रहा है, मान लीजिए 5 लीटर पे आ गया, ये सिग्नल भेजना स्टार्ट करेंगे। तब तक सिग्नल भेजते रहेंगे जब तक ये 5.5 लीटर पे आ नहीं जाता है, और जब आ जाएगा तो अपने आप ये स्विच ऑफ हो जाएगा। एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा एडीएच का रिलीज होना, ठीक है। एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट किडनी फंक्शनिंग बाय इट्स कंस्ट्रक्टरी इफेक्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है एडीएच, ठीक है। इससे होता क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देखिए ऐसे समझ लीजिए, कोई पाइप है, उसको आप दबा दीजिएगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है ना। जैसे आप अगर मोटर वगैरह चलाए होंगे गांव में पानी में या फिर घर पे, तो उसमें देखे होंगे कि पाइप का जो है प्रेस कर देते होंगे नॉब को थोड़ा सा, तो प्रेशर बढ़ जाता है। सेम ब्लड में भी, हमारे बॉडी में भी होता है। हार्ट का जो वो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ा अगर पतला हो गया, उसका वो डायमीटर घट गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बस वही बात है, ठीक है। क्या हो गया? दिस काउज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो एडीएच क्या कराता है? ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ये भी आपको एक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वासोप्रेसिन या एडीएच जिसको बोलते हैं वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, घटाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या कुछ और दे देगा। तो क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। अब ब्लड प्रेशर तो बढ़ गया तो घटाने वाला तो चाहिए, चलिए देखते हैं आप। चलिए, हाइपोथैलेमस का काम देख लिए। एडीएच क्या करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। और वो क्या करता है? वो ऑस्मो रिसेप्टर जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ नहीं होगा। ये बात अभी हम देख के आए हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का तो देख लिए, अब जेजीए देखना है और फिर हार्ट का देखना है। जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, ठीक है। ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या कैसे कॉम्प्लेक्स होता है देखते हैं। ए फॉल ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर या जीएफआर, ठीक है। इन द जेजी सेल रिलीज रेनिन व्हिच कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन। एक सेकंड पहले समझ लीजिए तब पढ़ते हैं। जेजीए जो होता है ये काफी कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करता है। जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो घट गया, ठीक है, फॉल कर गया, लिखा हुआ है ना फॉल, ठीक है, घट गया, तो वो क्या करेगा? रेनिन सिक्रीट करेगा, सॉरी रिलीज करेगा, हाँ सिक्रीट कर रिलीज करेगा, बात वही है, रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? जेजी सेल जो होता है वो रिलीज करेगा रेनिन।
रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजेन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात आपको एक चीज याद होना चाहिए, हम आपको बताए थे कि कोई भी वर्ड में पहले प्रो लगा हुआ, हार्मोन में कि पहले प्रो लगा हुआ हो या लास्ट में जेन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। तो यहां भी देखिए एंजियोटेंसिनोजेन है, जेन मतलब इनएक्टिव है। तो रेनिन जो है किस में कन्वर्ट हो गया, एंजियोटेंसिनोजेन में। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन जो है वो ब्लड में गया और वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद वो एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो पावरफुल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ब्लड वेसल को। ठीक है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अभी बता के आए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट कर देता है एल्डोस्टेरोन सिक्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। which convert एक सेकंड, हाँ, Jejji cell release renin which convert angiotensinogen in the blood, angiotensin first and further angiotensin second, angiotensin second being powerful vasoconstrictor। ये बात आप याद रख लीजिएगा, पूछ देगा पावरफुल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर कौन है, एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, रेनिन या एंजियोटेंसिनोजेन, सॉरी एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो आपको क्या पिक करना है, एंजियोटेंसिनोजेन। उसके बाद यहाँ पे रेनिन है, रेनिन और कहीं आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बताए होंगे, वैसे इस बार डाइजेस्टिव सिस्टम तो हटा दिया है, लेकिन कोई ठीक नहीं है, क्वेश्चन तो आ ही सकता है। वहां रेनिन का स्पेलिंग अलग है, ठीक है, डबल एन होता है पहले वाले में, RENNIN। ठीक है, तो उसको आप स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, स्पेलिंग पे ही वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए, इंक्रीज द ये वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, इससे होता क्या है, इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर देयर बाय GFR में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड आल्सो एक्टिवेट एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये एक्टिवेट कर देगा, रिलीज एल्डोस्टेरोन सीक्रेट कराने के लिए। ठीक है, एल्डोस्टेरोन काउज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, किसको करेगा ये, एल्डोस्टेरोन किसको वो क्या कराता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल। ठीक है, बात समझ आ गया। चलिए, ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करता है। एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, एल्डोस्टेरोन का काम है सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब कराना, कहां से, डिस्टल पार्ट से। ठीक है, चलिए, दिस लेड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर GFR। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जनरली नोन बाय रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन और एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए, इसका भी काम समझ में आ गया। अब बच गया हार्ट का काम। दोनों मिलकर क्या किया, बीपी को बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ाया, तो ब्लड प्रेशर घटाने वाला भी तो चाहिए। ठीक है, एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो एट्रिया, हार्ट काउज रिलीज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। हार्ट के एट्रिया से, कहां से, याद रखिएगा, हार्ट में एट्रिया और वेंट्रिकल दो पार्ट होते हैं ना, दो चैम्बर, ऊपर के एट्रिया, दो चेयर नीचे के वेंट्रिकल। तो उससे क्या सिक्रीट होता है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF बोलते हैं। ANF काउज वासोडाइलेशन। ये एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या था, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, और ANF क्या है, वासोडाइलेशन, ये डायलेट कर देता है, तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। डायलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट चेक टेंसिनोजेन मैकेनिज्म। ये उसको वो जब रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जब आता है उसके बाद ये होता है, क्योंकि वो तो बीपी बढ़ा देता है, फिर ये बीपी घटाने के लिए आ जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए, अब बात करते हैं मिक्चुरेशन। ठीक है, मिक्चुरेशन, urine is found by the nephron is ultimately carried the urinary bladder where is stored। ठीक है, यहीं तक पहले पढ़िए। यूरिन कहां बना, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में बन के वो फिर यूरेटर के थ्रू आ गया यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में जहां पे स्टोर हो गया। उसके बाद वो वॉलंटरी सिग्नल भेजेगा कहां पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, अच्छा, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का मतलब क्या हुआ, बताए थे हम आपको। इनवॉलेंट्री का मतलब होगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जैसे हार्ट का पंप करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम रोक नहीं सकते उसको। ऐसा नहीं है कि बोलेंगे अच्छा 10 मिनट रुक जाओ उसके बाद करना, नहीं हो, संभव ही नहीं, हम उसको चाह के भी नहीं रोक सकते हैं, इसी को बोलते हैं इनवॉलेंट्री। ठीक है, और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं वॉलेंट्री। जैसे किसी को यूरिन आया, ठीक है, मिक्चुरेशन वही हुआ, यूरिन आने का, तो आया, तो वो कुछ देर रोक सकता है, जैसे किसी को लगा हुआ है तो वो रोक सकता है, लेकिन हार्ट पंप करना नहीं रोक सकता है, किडनी फिल्टर कर रहा है उसको नहीं रोक सकता है, लीवर का काम हम नहीं रोक सकते हैं, तो वो इनवॉलेंट्री है।
ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, तो वॉलंटरी सिग्नल जाता है कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस को। दिस सिग्नल इज इनिशिएट, अच्छा ये सिग्नल होता कैसे है, जैसे ये जो थैली है पेशाब का, यूरिन ब्लैडर, वो भर गया तो वो स्ट्रेच हो जाता है, जैसे ही वो स्ट्रेच हुआ सिग्नल जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड गेट्स फिल्ड विद यूरिन। जब वो यूरिन से भर जाता है तो वो स्ट्रेच होने लगता है। अब ऐसे समझ लीजिए बैलून में जब आप हवा भरेंगे तो वो स्ट्रेच करेगा, तो वैसे ही वो स्ट्रेच करता है, उतना स्ट्रेच नहीं करता है, हल्का हल्का स्ट्रेच करता है, उतना करेगा तो फट जाएगा, हल्का हल्का स्ट्रेच करता है और वो सिग्नल भेज देता है कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो फिर हमको फीलिंग होने लगता है कि नहीं यूरिन यूरिन पास आउट करना है। ठीक है, फिर सेफ प्लेस देख के यूरिन को पास आउट करते हैं। तो ये सिग्नल जाता है क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेच हो रहा होता है। ठीक है, और जितना स्ट्रेच होता है उतना फास्ट सिग्नल जाता है, इसलिए कभी कभी पेन का फील होता है, लगता है दर्द हो रहा है। ठीक है, दर्द होता नहीं है, वैसे फीलिंग होता है उसका। ठीक है, वो क्योंकि ज्यादा भरते जाता है। तो in response the stretch receptor of the wall of bladder signal the CNS। वो जो यूरिन ब्लैडर का वॉल है उसी से सिग्नल जाता है। ठीक है, वो उसी पे रिसेप्टर्स होते हैं और वो स्ट्रेच होते गया और वो जैसे ही स्ट्रेच हुआ वो रिसेप्टर्स जो है सिग्नल भेजना स्टार्ट कर दिया सीएनएस को। द सीएनएस पास्ड ऑन मोटर मैसेज इनिशिएट कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इन द ब्लैडर। देखिए यूरिन ब्लैडर का जो मसल्स होता है वो स्मूथ मसल्स होता है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है एंड एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर काउज रिलीज ऑफ यूरिन। ऐसे समझ लीजिए जैसे ये यूरिन ब्लैडर, एक सेकंड यहाँ बनाते हैं, यूरिन ब्लैडर है, ये हो गया यूरेथ्रा। बात समझ में आ गया, इसमें यूरिन भर गया और ये स्ट्रेच करने लगा। ठीक है, स्ट्रेच करने लगा, सिग्नल गया ब्रेन में, ब्रेन से फिर सिग्नल आया इसमें कि अब यहाँ पे एक तो मसल्स होता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर। ठीक है, दो स्फिंक्टर होता है, ऊपर में होता है इनवॉलेंट्री, उसके नीचे होता है वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री वाला तो अपने आप खुल गया, लेकिन वॉलेंट्री वाला जब तक हम उसको मैसेज नहीं भेजेंगे ब्रेन से तब तक वो नहीं खुलेगा। तो जब सेफ प्लेस पे जाते हैं तब हम लोग ब्रेन से सिग्नल भेजते हैं तो यूरिन पास आउट होने लगता है। तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, ऐसे ये पाइप है ना, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, तो ये यहाँ पे ये मान लीजिए पाइप है, तो ये पाइप ऐसे बंद रहता है। ठीक है, ऐसे एकदम टाइट रहता है, मतलब इसमें जा नहीं सकता है। फिर ये धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है, रिलैक्स होने लगता है, फिर यहाँ से ये निकल जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए, जिससे होता है क्या, रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर काउजिंग रिलीज ऑफ यूरिन। एक बात समझ लीजिए, स्फिंक्टर जो होता है कोई ढक्कन नहीं होता है, वो मसल्स होता है। मसल्स टाइट रहता है तो बंद रहता है, मसल्स रिलैक्स हो गया तो खुल गया। ठीक है, स्फिंक्टर का मतलब ये मत समझिए कोई ढक्कन रहता है, ढक्कन वक्कन नहीं रहता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन कॉल्ड मिक्चुरेशन। यही पेशाब कर यूरिन पास आउट करने या पेशाब करने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म काउजिंग कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। और न्यूरल मैकेनिज्म जो हुआ इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। An adult human excrete average 1 to 1.5 liter urine per day. The urine formed is light yellow colored watery fluid, slightly acidic, pH उसका 6 होता है, याद रख लीजिएगा। slight yellow colored होता है तो पता ही होगा सबको। एसिडिक उसका पीएच याद रखिएगा 6 होता है। एंड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, थोड़ा सा उसमें महक भी रहता है, थोड़ा बदबूदार होता है। ठीक है, वो जो भी वही तो पता ही होगा। एन एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट पर डे। एक हेल्दी पर्सन, ठीक है, एक हेल्दी व्यक्ति एक दिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो वहाँ एक कंट्री है, कौन सा, उत्तर कोरिया है, वो अपने कंट्री के लोगों को बोले कि वहाँ के जो भी होंगे अपना साइंटिस्ट वगैरह, क्योंकि वहाँ यूरिया जो है खेती में यूज होता है, तो वहाँ जो है यूरिया का कमी हो गया प्रोडक्शन में, तो वो बोले कि हर आदमी 1-1 लीटर यूरिन जो है जमा करेगा, क्योंकि उसमें 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है। तो ये वैसे काम तो अच्छा है कि चलो यूरिया स्टोर हो गया, लेकिन इतना भी गरीबी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस अच्छा है कि यूरिन को वेस्ट करते हैं, इससे अच्छा है कि उसको खेती में यूज किया जाए। भले ही लोग थोड़ा वो करेंगे, ऑकवर्ड लगेगा, वो अलग बात है, लेकिन वैसे तो बॉडी का चीज है, वो कोई बात नहीं है। तो 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है वो पर डे एक आदमी निकालता है। ठीक है, तो अगर 5 आदमी करे तो 150 ग्राम यूरिया, तो मतलब इससे बचत हो सकती है। चीज तो अच्छी है लेकिन थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लगता है, इसलिए लोग नहीं। वैसे तो मशरूम भी पहले बोलते थे नहीं ये गोबर पे होता है, ये वो सारे अगले चीजों पे नहीं खाते, लेकिन अब तो लोग एक्सेप्ट कर लिए, तो धीरे धीरे ये सब भी हो जाएगा। लेकिन ये सब है क्रिटिकल कंडीशन में, वैसे नॉर्मल बन रहा है तो ठीक है।
वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक को बहुत सारे कंडीशन जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, अफेक्ट कर देते हैं। जैसे यूरिन का कलर किसी में ब्लैक आ जाता है, यूरिन में ब्लड आ जाता है, डिजीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एक चीज आप पहले मैं बता दूं, आप अगर पानी कम पिएंगे तो आपका यूरिन का कलर ज्यादा येलो होगा, तो डरने की बात नहीं है। आप पानी कम या यूरिन कम होगा तो, और फिर ज्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन ज्यादा भी होगा, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है, यूरिन को देख के भी डायग्नोसिस किया जाता है। जैसे एक बीमारी है पेलेग्रा, उसमें होता है क्या कि यूरिन में ऑक्सीजन आने लगता है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन आने लगता है यूरिन से, और नॉर्मली यूरिन में ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, नॉर्मली यूरिन में ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन पेलेग्रा में जो होता है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। पेलेग्रा में बीमारी का नाम है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, अगर रखना है तो वैसे आप बाहर से है, ठीक है। तो बहुत सारे यूरिन कल्चर किए जाते हैं बीमारियों को जांच के लिए, वही बात लिखा हुआ है। मेनी मेटाबॉलिक डिजॉर्डर एज वेल एज मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजॉर्डर या फिर मेल फंक्शनिंग, किडनी सही से काम नहीं कर रहा उसको भी चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोसोडिया, कीटोन बॉडी कीटोनूरिया, इसी में कलर ब्लैक होता है, ठीक है, कीटोनूरिया में कीटोन बॉडी आने लगता है, इससे यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। एंड यूरिन इन इंडिकेटिव डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। चलिए ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो, ठीक। चलिए डिजीज से पहले एक चीज और है कि बॉडी का और भी पार्ट जो होता है वो एक्सक्रीट करता है, जैसे स्वीट पसीना होता है, CO2 होता है, सिक्रेट बाइल सिक्रेट हो गया, तो ये सब एक्सक्रीशन ही है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। अदर देन किडनी, लंग्स, लिवर, स्किन ऑल्सो हेल्प एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। किडनी के अलावा कौन कौन है, लंग्स, लिवर, स्किन, जो कि एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को। आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, ठीक है, 200 ml पर मिनट, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी वाटर एवरी पर डे। और हम लोग लंग्स जो है वाटर भी रिलीज करता है वेपर के फॉर्म में। ठंड का महीना अभी है तो अभी आपको पता चल रहा होगा, जब आप कर रहे होंगे मुंह से निकालते होंगे तो निकल जाता होगा, जब सांस आप छोड़ते हैं तो उस वक्त आपको दिख जाता होगा, क्यों, टेम्परेचर कम रहता है इसीलिए दिख जाता है, लेकिन गर्मी के महीने में ये नहीं दिखता होगा, लेकिन निकलता सब दिन है, ठीक है। चलिए लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द इन द आवर बॉडी, पता ही होगा। चलिए सिक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग, इस सब का ये सिक्रेट करता है। याद रखिएगा लीवर से क्या क्या निकलता है, बाइल, जिसमें क्या क्या होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड विटामिन एंड ड्रग्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग डाइजेस्टिव वेस्ट, पेट में निकलता है, ड्यूडेनम में ये सब सारा चीज आएगा, ड्यूडेनम से फिर वो इलियम, जेजुनम, इलियम होते लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए बाहर बॉडी के चला जाता है, ठीक है, तो एक्सक्रीशन ही हुआ ना। द स्वीट एंड सबेशियस ग्लैंड इन द स्किन, स्किन में होता है स्वीट ग्लैंड जिससे पसीना निकलता है, सबेशियस ग्लैंड जिससे ऑयल निकलता है, ठीक है, सीबम बोलते हैं। सुबह सुबह आप फेस पे देखते होंगे, उठते होंगे तो तेल तेल लगा होगा, तो वो सीबम होता है, ठीक है, वो भी वेस्ट ही है। eliminate certain substance through their secretion. Sweet produce sweet gland, watery fluid called NaCl and small amount of urea, lactic acid etc. पसीना में भी यूरिया होता है, ठीक है, पसीना मुंह में तो गया होगा, कभी कभी नमकीन लगता है, वही ये NaCl की वजह से, नमक की वजह से, और यूरिया भी होता है, लैक्टिक एसिड भी होता है। द प्राइमरी फंक्शन स्वीट फैसिलिट कूलिंग इफेक्ट द बॉडी सरफेस, पसीना का मेन काम है बॉडी के टेम्परेचर को घटाना। ठंडी के महीने में पसीना नहीं आता होगा, हाँ एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा कर लेते होंगे तब आता होगा, क्योंकि पसीना का मेन काम है बॉडी टेम्परेचर को कम करना। जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी है तो पसीना आ गया, उस पर थोड़ा भी हवा लगा तो ठंड का एहसास होता है, तो उससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है, मेन काम उसका वही है। इट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम वेस्ट मेंशन्ड एबव, और कुछ वेस्ट होता है जो कि बताई दिए। सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक एस्ट्रॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स थ्रू सीबम, वो जो तेल बोलते हैं ना वैक्स होता है, ठीक है, ऑयली सिक्रीशन होता है, वो वैक्स होता है, ठीक है, और ऑयल भी उसमें थोड़ा सा होता है, ठीक है, तो ये उसको क्या बोलते हैं, सीबम, क्या बोलते हैं, जितना निकलता है उसको सीबम, ठीक है। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑफ द फॉर द स्किन, इससे होता है क्या, फेस के मतलब स्किन के ऊपर जो है ऑयली कवरिंग हो जाता है, जिससे स्किन जो है वो सनलाइट से इफेक्ट वगैरह नहीं होता है, तो ये फायदे की चीज है, ठीक है। और सलाइवा से भी कुछ नाइट्रोजन वेस्ट निकलते हैं, ठीक है। डू यू नो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू, बात समझ में आ गया। अब चलिए अब डिजॉर्डर्स को देखते हैं, ठीक है। मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी लेट्स एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड,
ठीक है। जब यूरिया जो है किडनी में स्टोर होने लगता है, ब्लड में जमा होने लगता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया, मतलब सही से किडनी फिल्टर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ब्लड में जमा होने लगेगा, विच हाईली हार्मफुल मे लेड टू किडनी फेल्योर। ठीक है, तो उस पेशेंट को किया जाता है, किडनी फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। ठीक है, जब फिल्टर नहीं कर पा रहा है कि वो किडनी में यूरिया सॉरी ब्लड में यूरिया बढ़ जाए तो उसमें किडनी फेल होने के चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, उससे फिर किडनी फेल भी हो जाता है। तो उस पेशेंट को क्या किया जाता है, उसका जो यूरिया है उसका रिमूवल किया जाता है हीमोडायलिसिस से। यूरिया कैन बी रिमूव प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि ये अंदर में यहाँ आर्टरी है, आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, डायलिसिस मशीन में डाला जाता है, फिल्टर करने के बाद फिर से वेन में डाल दिया जाता है। तो किडनी का काम जो है बॉडी के बाहर होता है फिर डायलिसिस पे। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी पंप इनटू डायलिसिस यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। वो जो डायलिसिस यूनिट में डाला जाता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी पंप इनटू द डायलिसिस यूनिट आफ्टर एडिंग एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन। हिपेरिन जो है ब्लड को थक्का होने नहीं देता है, ये बात याद रखिएगा। तो आप एक गांव घर में आप गए होंगे, देखे होंगे, लीच जोंक बोलते हैं जिसको, वो ब्लड सक करता है, तो उसके सलाइवा में बहुत लार्ज क्वांटिटी में हिपेरिन पाया जाता है। तो वो जैसे कहीं पे टच किया तो उसके वो जो कहीं पे कट लगाया वहां से फिर ब्लड निकला, तो ब्लड वो जमने लगता है, हम लोग का ब्लड क्लॉट होने लगता है। तो उसके सलाइवा में हिपेरिन होता है जिसको जमने नहीं देता है, उसको थक्का बनने नहीं देता है, क्लॉट होने नहीं देता है, तो फिर वो आसानी से सक कर लेता है। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट, हिपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट, ब्लड को थक्का होने नहीं देता है। ठीक है, चलिए, द यूनिट कंटेन कॉल सिलोफेन ट्यूब सराउंडेड फ्लूइड डायलिसिस फ्लूइड हैविंग सेम कंपोजिशन दैट प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो उस डायलाइजिंग मशीन में जो जहां पे फिल्टर होगा तो ट्यूब गया होता है, जैसे ब्लड आया इधर से इस ट्यूब में गया और फिर ब्लड वापस आ गया, तो इस ट्यूब के जो बाहर जो जितना भी कॉन्सेंट्रेशन होगा सब ब्लड के जैसा ही होता है, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट इस ट्यूब से बाहर आ जाता है और ब्लड जो है क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। ठीक है, सिलोफेन ट्यूब में भी होता है और पेपर भी यूज होता है, इसको बोलते हैं पर्चमेंट पेपर। ठीक है, पर्चमेंट पेपर, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में आया होगा। ठीक है, तो उसमें सारा कंपोजिशन होता है, केवल केवल नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता है, जिससे वो बाहर चला जाता है उस फ्लूइड में। बाहर भी फ्लूइड होता है, पाइप जो होता है पूरा वो फ्लूइड में होता है, तब पाइप से ब्लड गया तो नाइट्रोजन वेस्ट निकल गया उसमें से और बाकी चीज फिर रिवर्स होके वो ब्लड में चला गया। और फिर जो है एंटी हिपेरिन हम लोग डाल देते हैं लास्ट में, क्योंकि ब्लड में तो जब क्योंकि ब्लड जब बाहर निकाले तो हिपेरिन डाले, तो हिपेरिन तो बढ़ गया ना, तो हम लोग हिपेरिन तो डालना नहीं है, हम लोग डाले क्यों, क्योंकि बॉडी से बाहर निकला है तो क्लॉट क्लॉट नहीं हो जाए। फिर जब रिवर्स देने लगते हैं तो एंटी हिपेरिन डाल देते हैं। ठीक है, द पोरस सिलोफेन मेम्ब्रेन ट्यूब अलाउ पासेस द मॉलिक्यूल ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। होता क्या है कि नाइट्रोजन बेस ब्लड में है, फ्लूइड में नहीं है बाहर वाले, तो कॉन्सेंट्रेशन अंदर में ज्यादा है बाहर में कम है तो वो चला जाता है। ठीक है, ए नाइट्रोजन बेस आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, उसमें नहीं होता है ना, उसमें क्यों होगा, क्योंकि तो हमको फिल्टर ही करना है। दिस सब्सटेंस फेयरली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड, उससे ब्लड फिल्टर हो गया, साफ हो गया। क्लियर ब्लड पंप बैक टू द बॉडी वेन एडिंग एंटी हिपेरिन, उसके बाद फिर हम लोग एंटी हिपेरिन डाल देते हैं। दिस मेथड इज बोन थाउजेंड ऑफ यूरेनिक पेशेंट ऑल ओवर वर्ल्ड। बहुत सारे पेशेंट जो है वो इससे सफर कर रहे हैं, वो डायलिसिस मशीन पे ही रहते हैं, वहीं से उसका फिल्टर होता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रहा है और इस इंतजार में है कि शायद कोई किडनी देने वाला मिल जाए। जब किडनी देने वाला मिल गया तो फिर किडनी उसको मिल गया, डोनेट किया किसी ने, मिल गया, फिर वो अपने घर जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी होता है कि उसमें फिर इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देना पड़ता है, क्योंकि दूसरे के बॉडी को हम दूसरे के सेल को हमारे बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, उसको रिजेक्ट कर देता है, तो किडनी को मार भी सकता है। तो इसीलिए जो है उसको सिर्फ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दिया जाता है। चलिए, अब किडनी फेलियर में जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है उसको देख लेते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट इन द अल्टीमेट मेथड करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर या किडनी फेलियर। जब किडनी फेलियर फेल हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन एक ही है कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए। ठीक है, तो जो डोनर इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रोबेबली होते हैं क्लोज रिलेटिव हो, जैसे भाई हो, बहन हो। इस टाइप के में होता है क्या कि रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट से आए हैं तो सेल जो है सिमिलर होता है, डीएनए तो सेम होता है, तो उसे रिजेक्शन के चांस घट जाते हैं। A functioning kidney use transplantation from donor, probably close relative, to minimize its chances of rejection by immune system of the host. Host उसको बोलते हैं जो लेने वाला है,
ठीक है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज सक्सेस रेट सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। अब वही है, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दिया जाता है तो वो रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो समझ में आ गया। रीनल कैलकुली, ये क्या है, जब किडनी में स्टोन हो जाए, स्टोन और इंसोलेबल मास क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑक्सिलेट फ्रॉम विद इन द किडनी, पहले इस रीजन में हो जाता है, ठीक है, तो उसको होता है रीनल कैलकुली। उसके होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें ग्लोमेरुली में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। एक होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, उसमें किडनी में कब फूल जाता है, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो किडनी फूल जाता है, तो उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सारा कंप्लीट हो गया। आज 4 लेक्चर में पूरा एनसीईआरटी कवर हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देर का तो लेक्चर है, आज थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। तो अब हम अगले क्लास में फिर से कोई नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।